अगर आपको ऐसा लगता है कि पेन उठाकर किसी कानूनी कागज पे सिग्नेचर करने से ही डाइवोर्स होता है तो आप रॉन्ग हो। क्या आपने कभी साइलेंट डाइवोर्स का नाम सुना है? हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे कई सालों से साइलेंट डाइवोर्स चल रहा है। वो अब भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। न उन दोनों के बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट है, न कोई फिजिकल रिलेशन होता है। जी हाँ, कई सालों तक नहीं होता है, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता है, कुछ नहीं बसता है। फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, बच्चों के खातिर या फिर अपने दूसरों के डर से, जी हाँ, समाज का बहुत ज़्यादा डर होता है, दूसरों के डर से ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो साइलेंट डाइवोर्स का शिकार होने के बाद, एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहने के बाद, एक नार्सिसिस्ट को डील करने के बाद कहीं न कहीं उसे वो आदत हो चुकी रहती है कि आगे की ज़िंदगी में भी वो जो अकेलापन होने वाला रहता है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल ना रहने की वजह से यहाँ पे वो थोड़ा-सा तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से घर मिलेंगे कि जहाँ पे आपको साइलेंट डाइवोर्स देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे कई सालों से एक साथ ज़िंदगी जी रहे, वो हर कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं होती जो लोग 30 साल, 35 साल या 40 साल उम्र के बिता लिए हो एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही पार्टनर के साथ। लेकिन दिखने में ऐसा दिखता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कहीं न कहीं वहाँ पे भी बहुत से झगड़े हुए होंगे, कहीं न कहीं वहाँ पे भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ ही होगा। इतने सालों की ज़िंदगी में कोई तीसरे व्यक्ति उनकी लाइफ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है होने के बाद वो उस स्टेज में पहुँचते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्यों एक एम्पैथ फाइनली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, नार्सिसिस्ट से मूव ऑन कर जाते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ कोई भी अमृत पी के नहीं आया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। इसलिए हौसला और हिम्मत दोनों रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद हर इंसान यही सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म है, क्योंकि आगे कुछ उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आता है, सब कुछ अंधेरा नज़र आता है। लेकिन अगर अपने आप पे भरोसा रखोगे और थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो आगे आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है जो आपको अचीव करना है। और हाँ, जब एक नार्सिसिस्ट से एम्पैथ फाइनली मूव ऑन कर जाता है तो उसके बाद नार्सिसिस्ट का क्या होता है, तो चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें अक्सर शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब नार्सिसिस्ट के साथ डिटैचमेंट शुरू हो जाता है एक एम्पैथ का, तो इस स्टेज पर पहुंचने के लिए एक एम्पैथ को काफ़ी साल लग जाते हैं। इतने सालों में तो उस एम्पैथ ने कितने सारे उतार चढ़ाव अपने लाइफ में देखे होंगे, कितने मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर जो भी जिस तरह के भी टॉक्सिक बिहेवियर है एक नार्सिसिस्ट का, इन सारी चीज़ों को उसने बर्दाश्त किया होगा। इतने सालों में उसकी कॉन्फिडेंस लेवल की तो धज्जियाँ उड़ गई होंगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है, एक सामने वाले जो पर्सन होता है, जो उसका पार्टनर होता है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा अटैक करता है। क्योंकि तुम पहले बहुत ज़्यादा अच्छे एम्बिशियस हो सकते हो, पैशनेट हो सकते हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन स्टार्टिंग से लेके यदि आज के स्टेज पे, अगर आप जिस स्टेज पे पहुँचे हो, अगर आप देखोगे तो आप पहले जैसे नहीं रहे। बहुत सी चीज़ें तो आप भूल भी जाते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ जब आप लाइफ जी रहे होते हो, वो आपको हर वक्त डाउट में डालते हैं। मतलब आप जो भी सोचते हो तो ये हमेशा जताया जाता है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। मतलब जो चीज़ें हो चुकी है, अगर तुम कभी उसे रिमाइंड करने की कोशिश भी करो तो साफ साफ इनकार कर दिया जाता है कि तुम जो भी कह रहे हो झूठ कह रहे हो, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो नार्सिसिस्ट आखिर आपके माइंड के साथ खेलते ही है। एम्पैथ को काफ़ी देर से पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है। ये हमारी तुम्हारी तरह नॉर्मल दिखते हैं, मतलब बातें भी बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह ही करते हैं,
रहने का तरीका भी रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक इनका बिहेवियर पैटर्न होता है जो रिपीटेटिव वे में होता है। हमेशा यही टॉक्सिक बिहेवियर होता है जो हमेशा से ही ये रिपीट करते आ रहे हैं, और इसी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ जो है हेल बन जाती है। इसलिए आप जो है एक नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए अब उससे बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हैं, ग्रे रॉक टेक्निक है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप इन सारी चीज़ों को फिर डील कर रहे थे, अपना रहे थे, लेकिन नार्सिसिस्ट ये सब चीज़ें जब देखता है तो उसे गुस्सा आता है। अब तुम उसके लिए किसी काम के नहीं रहते हो। अब वो तुम्हें अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करने की सोचता है। अब फिर वो तुम्हें सज़ा के रूप में बहुत सी ऐसी चीज़ें देता है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि एम्पैथ सब जानते हुए भी कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, नार्सिसिस्ट उसकी लाइफ को बहुत ख़राब कर रहा है, अब उसकी लाइफ में किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है, फिर भी वो नार्सिसिस्ट के साथ ही लाइफ जी रहे होते हैं। ये सच है, वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि एक तरह का एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। वो ना उनको छोड़ पाते हैं, ना उनके साथ जी पाते हैं। उनमें हिम्मत भी नहीं आ पाती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने उनके माइंड को वैसा बना दिया है। क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे चोट करता है कि तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम बाहर ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है एम्पैथ को कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देते हैं। अब जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उसको सबसे पहले तो इसी बात का डर होगा कि उसकी लाइफ आगे की कैसी रहेगी, अब वो किसके सहारे जिएंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, और इसे ही वेपन के रूप में एक नार्सिसिस्ट यूज़ करते हैं। अब आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप याद कीजिए, शादी से पहले आपके क्या क्या ड्रीम्स थे, कितने एम्बिशियस थे आप, क्या स्किल्स थे आपके अंदर, कितने टैलेंटेड थे आप। लेकिन इतने सालों की ज़िंदगी ने आपसे क्या क्या छीन लिया। कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चों की खातिर, फैमिली की खातिर, पार्टनर की खातिर, या आप जिस घर में रह रहे हो उस घर के खातिर अपने सारे सपनों को चकनाचूर कर दिए हो, और भूल भी गए हो कि आप किस लिए आए थे, किस लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में। शादी करने के लिए? नहीं, कोई भी व्यक्ति शादी करने के लिए इतने स्ट्रगल नहीं करता है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। लेकिन शादी के बाद हम वो सारे ड्रीम्स भूल जाते हैं, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद हमें ये सोचने की भी आज़ादी नहीं रहती है। लेकिन उम्र के उस स्टेज पे पहुंचने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप किन लोगों के लिए अपनी मेंटल पीस और अपनी पूरी वैल्यू जो है ऐसे लोगों के लिए खो दिए हो जो लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी के सुकून वाले पल और जो हसीन पल है, वो सारी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों के पीछे गंवा दिए हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब वो सारी चीज़ें अब बची नहीं हैं जो आप हमेशा से ड्रीम देखते आ रहे थे कि आपकी लाइफ में भी ये हसीन पल हो और आपकी लाइफ में भी ये खुशियाँ हो। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं बचता है कि आप ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू कर सको। लेकिन आप कर सकते हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप उस जगह हो जहाँ का ऑरा ही बदल चुका है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद आपके घर के जो वाइब्स हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। उन लोगों के बीच में रह के आप जब भी उन लोगों को देखते हो ना, तो वो सारी चीज़ें फिर याद आना स्टार्ट हो जाती है। एक बार जब उस पार्टनर से या फिर उस ऑरा से आप छूट जाते हो, तो फिर आपका जो है फिर से लाइफ रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप उम्र के उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, तब आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी के हसीन पल, कितने कीमती पल एक ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर रहे थे जिनकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू कभी थी ही नहीं। क्योंकि वो जब डिस्कार्ड करते हैं तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड मूव होता है, वो बिल्कुल दूध में की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होने दिया जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हो उस चीज़ के लिए। हालांकि जब आप लाइफ में टॉर्चर हो रहे थे एक नार्सिसिस्ट से, काफ़ी बार आप उससे अलग होने की भी सोच रहे थे,
लेकिन जब आप सोचते हो, जब आप चाहते हो, वो चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी ऐसा होने नहीं देगा। कुछ न कुछ टैक्टिक का इस्तेमाल करके वापस से वो अपनी रिलेशनशिप में खींचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। नार्सिसिस्ट का यही तो एक टैक्टिक है जो हर नार्सिसिस्ट करता है। जब आप चाह रहे थे, आप उसकी टॉक्सिक बिहेवियर से बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से आप उससे अलग रहना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उसके फिज़िकल अब्यूज़ की वजह से या फिर उसके जो वर्बल अब्यूज़ की वजह से गाली-गलौज, मार-पीट, जिस भी तरह के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप उसे छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा ऐसे वक़्त में। क्योंकि उसे पता है, ऐसे वक़्त में यदि छोड़ेंगे तो वो अब्यूज़र कहलाएगा। लोगों को पता चलेगा कि वो कितना क्रूर है, उसको क्योंकि अपनी इमेज की पड़ी रहती है, बाहर में उसको बहुत अच्छी इमेज रहती है। इवन आपके खुद के पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटा बर्दाश्त कर ले। मतलब जब बेटी जाती है ब्याह के किसी घर में, तो अक्सर पेरेंट्स लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। हमारे पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स ही इतने टॉक्सिक होते हैं कि हमारे साथ जब गलत होता है, तो वो हमारे साथ देना छोड़ के उन्हीं के साथ में बोलते हैं, मतलब उनके साइड से ही बातें की जाती हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने इन-लॉज़ को अपने साइड कर लेते हैं, उनके सामने एक अच्छी-सी इमेज बना के रखते हैं। कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स खुद गुनहगार होते हैं हमारे, वरना घर में ऐसी लड़ाई-झगड़े या फिर इस तरह का मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बढ़ावा देने के पीछे सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स का हाथ बहुत होता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो ये चीज़ें आगे कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पेरेंट्स हमारे हाल पे हमको छोड़ देते हैं, तो ये भी एक चीज़ आ जाती है कि मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे इंडिया में ऐसे ही है कि बेटी जब उन्हें अपने दुःख भरी कहानी सुनाती है, घर में क्या हो रहा है, वो खुश नहीं है, वो नहीं रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स को कभी न कभी बेटी बताती ही है। लेकिन पेरेंट्स, हमारे हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में वो बेटी की उतनी मतलब सहायता नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से बेटी जो है ऐसे ही टॉक्सिक लोगों के बीच में रह के ऐसी ज़हर से भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती है। तो हम क्या कह रहे थे, नार्सिसिस्ट तब तक के एंटरटेन करते हैं लोगों को जब तक कोई उन्हें क्वेश्चनिंग ना करे, जब तक उसे वैलिडेशन मिलता रहे और जब तक कोई उसकी वाहवाही एनी टाइम करते रहे और उसके लिए अवेलेबल भी रहे, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो, क्योंकि उसे रिएक्शन मिलते रहना चाहिए। तो ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट। आपको पता है, आप सही मायने में एक मैच्योर पर्सन कब बनते हो? जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्रीज सेट करना सीख जाते हो, जब आप ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हो और बहुत ही कैलकुलेटेड वर्ड्स में उससे बात करना स्टार्ट करते हो। जब भी उसे रिप्लाई देना होता है तो फ्यू वर्ड्स में जो जवाब देते हो ना, हाँ, ठीक है, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब आप सीख जाते हो तो आप बोरिंग लग रहे होते हो। अब नार्सिसिस्ट न्यू सप्लाई की तलाश में, वैसे तो ऑलरेडी सप्लाई की तलाश में नार्सिसिस्ट होते ही हैं। और कमाल की बात तो देखिए, नार्सिसिस्ट जो है अब उस पे लव बॉम्बिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता नहीं है वो नार्सिसिस्ट से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो लव बॉम्बिंग मोड पे है अभी इस वक्त। अब उसे सरप्राइज गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिल रहा है, उसके लिए अवेलेबल भी रह रहा है, बहुत वैल्यू मिल रही है, बहुत मतलब केयरिंग, हेल्पिंग, इस तरह का बिहेवियर उसके सामने आ रहा है। तो सप्लाई को भी नहीं पता है कि उसका ट्रू नेचर क्या है। अब धीरे-धीरे उसे भी पता चलेगा, लेकिन तब तक के तो वो भी भ्रम में ज़िंदगी जिएँगे। तो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं। और कमाल की बात तो देखिए कि नार्सिसिस्ट हर वो बात शेयर करता है उस थर्ड पार्टी से, यानी सप्लाई से, लेकिन फिर भी वो उसे एक विक्टिम ही समझती है। उसे लगता है कि शायद आप एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन हो, आप एब्यूज़र हो और आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। अब उस पे बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाया जाता है और नार्सिसिस्ट कहीं न कहीं इसी चीज़ के लिए ही कर रहा था। वो अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन अब आपको एक विलन के रूप में पेश करते हैं, जिस वजह से अब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब हो रही है, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं। तो नार्सिसिस्ट दूसरों से प्यार पाने के लिए आपको विलन बनाते ही हैं। कई सारी झूठी बातें आपके खिलाफ बताई जाती हैं कि आप एनी टाइम लड़ते रहते हो उसके साथ,
आप उसे टाइम पे खाना नहीं देते हो, आप उसे पूछते नहीं हो, आपको सिर्फ़ पैसों से मतलब है, आपको सिर्फ़ अपने ही लाइफ़ से मतलब है। तो आपको जो है इस तरह नीचा गिराया जाता है कि सामने वालों को लगने लगता है कि शायद आप अब्यूज़र हो। हालाँकि नार्सिसिस्ट को एक स्ट्रॉन्ग वुमन बहुत पसंद आती है, लेकिन वो अगर डिस्कार्ड कर रहा है अपने पार्टनर को, तो वो अक्सर फिर से ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हैं, जो लोगों को बहुत ईज़िली मैनिपुलेट कर सके वो। जो लोग उनके कंट्रोल में रह सके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमन कभी कंट्रोल में नहीं रहती है। जिसका अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल भी है और बहुत अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कभी भी चूज़ नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जिसका फैमिली थोड़ा-सा वीक है या फिर फाइनेंशियली थोड़ा-सा वीक चल रहा है उनके घर का कंडीशन, या फिर मजबूर है, मजबूर लोगों को चूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों पे वो अपना हक जमा सकते हैं और सामने वाला भी बहुत ईज़िली मैनिपुलेट हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे अपने ज़रूरत से ज़्यादा मुझे चीज़ें मिल रही है या फिर मेरे लक में शायद इतनी अच्छी चीज़ लिखी लिखी है, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं लकी साबित करते हैं, लकी सोचने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का मैनिपुलेशन या फिर इसके पीछे की टैक्टिक उन्हें पता नहीं होती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम केसेस में जो नार्सिसिस्ट वेल सेटल्ड हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा या फिर बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला, सिर्फ़ वही नार्सिसिस्ट पास हो जाते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से। लेकिन जिसकी कंडीशन ही ठीक नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, ऐसे केसेस में इंसान खुद अपनी फैमिली को क्या देगा, क्या पालेगा और थर्ड पर्सन को क्या देगा। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इंसान के पास आने लगता है, तो वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, किस पे लुटाना चाहिए, इस चक्कर में इंसान अक्सर गलतियाँ करता ही है। और इस तरह की गलती जो है, सिर्फ़ उस तक ही सीमित नहीं रहती, उसकी पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ती है। मतलब करता कोई और है, भरता कोई और है, ऐसा वाला किस्सा हो जाता है। लेकिन जब फाइनली एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ को डिस्कार्ड करने की सोचता है, तो ये प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि एम्पैथ को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता है। अब एम्पैथ के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, फ्यूचर में वो करेगी तो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएँगे? किसके सहारे जिएँगे? वो क्या स्ट्रगल करेंगे? कौन-सी नौकरी करेंगे? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट में इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो उनके लिए ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती कि वो चाहता ही है कि तुम परेशान हो जाओ, लाइफ में इतने परेशान हो जाओ कि आखिर तुम उसके सामने घुटने टेक दो और तुम उसके पीछे-पीछे दौड़ो, माफ़ी माँगो, उसकी सज़ा के हकदार बनो, या फिर वो चाहता है कि तुम गिड़गिड़ाओ, तुम रो। तुम अगर जा भी रहे हो छोड़ के, तो तुम बहुत ही लाचार, बेबस ऐसे बन के जाओ। तो नार्सिसिस्ट के ईगो को बूस्ट मिलता है। ये चीज़ों से नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल मूव आज़माता है। मतलब जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, ऐसे टाइम पे वो आपको डिस्कार्ड करने की सोचेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको सँभलने का या कुछ सोच समझ कर फ़ैसला लेने का या फ्यूचर प्लानिंग करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है और आपको उम्र के ऐसे स्टेज पे वो छोड़ रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी ये जो हरकतें हैं, आपको पूरी तरह से अंदर से हिला के रख देती है। और यही वो वक़्त होता है कि लास्ट टाइम एम्पैथ जो है, बहुत बुरी तरीके से हिल जाता है अंदर से और आँसू बहाता है और फिर उसके बाद ये सोच लेता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम ज़िंदगी अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और यहीं पे सारा रिश्ता ख़त्म। कागज़ पत्री पे तो बाद में ख़त्म होते हैं, सबसे पहले दिलों से अलग हो जाते हैं। मतलब दिमाग और दिल से एक बार इंसान उतर गया, तो वैसा इंसान कभी वापस से हमारे दिमाग में और दिल में नहीं बैठ सकते हैं। तो आगे से याद रखिएगा कि जो कोई भी आपके सामने यदि कोई मैरिड कपल दिख रहा है, जिनकी शादी को ऑलरेडी 30 या 40 साल हो चुके हैं, फिर भी वो एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हर वो कपल हैप्पीली मैरिड कपल नहीं होता है। कहीं न कहीं किसी एक पार्टनर ने तो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया है, अपने ड्रीम्स को दाँव पे लगा दिया है।
बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया होगा, तभी जाके वो फैमिली इतने साल तक एक दूसरे के साथ रह सकी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एम्पैथ के मन से अब नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से उतर जाता है, इसलिए अब वो मूव ऑन कर जाने की सोचते हैं। अब उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है कि उस पार्टनर को वापस से अपनी लाइफ में खींच सके या वापस से अपनी लाइफ में ला सके। अब नार्सिसिस्ट अपने न्यू लाइफ में एंटर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, फ्यूचर प्लानिंग्स, न्यू सप्लाई, इन सब चीज़ों को लेके बहुत हैप्पी होते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एम्पैथ को हर्ट कर जाती है। वो देखते ही रह जाते हैं कि हमारे बिना ये कितने खुश हैं। मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बीच मझधार में आपको इस तरह से छोड़ा जा रहा है, जबकि आप फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं हो और जब आपकी एज काफ़ी बढ़ चुकी है, हो सकता है आपका एज क्राइटेरिया चला गया हो, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे जॉब्स है जिसमें एज लिमिटेशंस होती है। तो ऐसे स्टेज में आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी पाने के लिए आपके पास हो सकता है कि एजुकेशन कंप्लीट ना हो या कोई उस तरह का स्किल ना हो, तो आप फ्यूचर को लेके टेंस्ड रहते हो और वहीं नार्सिसिस्ट अपने आने वाले नई ज़िंदगी के लिए जश्न मना रहा होता है। यही सारी चीज़ें देखने के बाद अब एम्पैथ भी फैसला कर लेते हैं कि अब उसे नार्सिसिस्ट से फाइनली मूव ऑन कर लेना चाहिए। उसने अब नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा लेसन्स ले लिए हैं। कहीं न कहीं ये जो कार्मिक रिलेशन था, इसका द एंड हो चुका है। अब उसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अब एम्पैथ जो है आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त मेरा ये वीडियो यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं जिनकी शादी आने वाले सालों में होने वाली है, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, अगर आप वर्किंग हो तो भूल कर भी अपना वर्क अपने ससुराल वाले या अपने हस्बैंड के कहने पे कभी मत छोड़िएगा। आप वर्किंग हो, आपको वर्क करना ही है, आपको अपने पाँव पे खड़े होना ही है, फाइनेंशियली स्टेबल होना ही है। आपकी खुद की जो अर्निंग है उसे सेविंग अकाउंट बना के उसको सेफ रखना ही है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कौन पर्सन कब कैसा निकलेगा, कब आपकी लाइफ कैसे होगी, ये आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये पैसा बहुत काम आता है आपके बुरे वक्त में, इसलिए पैसा अभी से बचाना स्टार्ट कीजिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना स्टार्ट कीजिए। और जिन लोगों ने अपनी जॉब जो है शादी के बाद छोड़ दी है अपने टॉक्सिक पार्टनर के कहने पे, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको पता चल गया है कि आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो वो टॉक्सिक है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप फिर से जो वर्क करते थे उसे रिस्टार्ट कर दीजिए। आप अर्निंग कीजिए, उसे सेविंग अकाउंट में रखिए, आपके लिए जॉइंट अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट, आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी अर्निंग नहीं करते थे, क्योंकि उनकी शादी जो है जब आप उनका एजुकेशन चल रहा था तब हो गई है, उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप कोई स्किल सीखिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप थोड़ा-सा फाइनेंशियली स्टेबल हो सको। जी हाँ, बहुत काम आता है, यही वो चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आपके बुरे वक़्त में आप बस इसी चीज़ के वजह से अटक जाते हो, मतलब सामने वाला इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके साथ गेम खेल जाता है, तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ही पड़ेगा। और जो पेरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी कोई रिश्ता आता है घर में और वो शादी की बात करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि शादी के बाद हम एजुकेशन कंप्लीट कराएंगे, अगर आपका एजुकेशन चल रहा है, इन दिनों में यदि कोई रिश्ता आता है कि हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर देंगे, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है, तो इन चीज़ों पे कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है, ये रेड फ्लैग होता है, ठीक है। ये साफ तौर से एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ये आप उन्हें बोल के देखिए कि हम अगर अपनी बेटी को पूरी पढ़ाई कराएंगे, क्या आप उसके बाद इससे शादी करना चाहोगे? नहीं रुकेंगे, कोई नहीं रुकते हैं, उन्हें जल्दबाजी में ही शादी करना होता है। जब भी कोई टॉक्सिक पर्सन आता है वो हमेशा जल्दबाजी दिखाते ही है। आप लोगों को एक रेड फ्लैग के बारे में बताती हूँ, जब भी कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपके दरवाजे पे आता है रिश्ता लेकर, तो उनकी हमेशा जल्दबाजी दिखेंगी आपको। वो हमेशा जल्दी में होते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, हमें वही चाहिए, उसी का रिश्ता चाहिए, चाहे वो एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं भी कर पा रही हो, हम शादी के बाद करा देंगे। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है।
प्लीज़ और प्लीज़ यहाँ पे मत फंसिएगा, क्योंकि शादी के बाद ये कभी कंप्लीट नहीं कराएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो यही कहते हैं कि अगर आपकी बेटी पढ़ रही है, ठीक है, उसे कंप्लीट करने दीजिए, हम फिर आते हैं। अगर सच में किसी पर्सन को वो पर्सन पसंद आते हैं तो उसके लिए रुकते भी हैं, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते। तो ये रेड फ्लैग होता है, यहाँ पे धोखा मत खाइएगा, अपनी लाइफ को हमेशा सेफ रखिएगा, ठीक है। और एक रेड फ्लैग बताती हूँ आपको, शादी के बाद यदि अगर आप पहले से वर्किंग थे और शादी के बाद आपका पार्टनर जो है बच्चे की डिमांड करके कि एक बच्चा होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम अर्निंग कर लो, जॉब कर लो, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। आपको जॉब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चा करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा फाइनेंशियली वेल सेटल्ड पर्सन हो, वो ये भी कह सकते हैं कि अब तुम्हें कमाने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास सब कुछ है, मैं भी तो इतनी अच्छी कमाई कर रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको कभी भी अपनी 10,000 की या 5,000 की भी नौकरी नहीं छोड़नी है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, मैं तो बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दी हूँ। इतनी छोटी कमाई वाले भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना है। आपका पैसा आपका ही होता है, ठीक है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उस वक्त काश हमें ये सब बताने वाला कोई होता, ये रेड फ्लैग्स दिखाने वाला कोई होता, तो आज हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, हम भी कुछ न कुछ कमा रहे होते। तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप याद कीजिए आप क्या थे, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। हर इंसान में कुछ न कुछ टैलेंट होता है, कुछ न कुछ स्किल होता है। तो आप उसको याद करके आप उसको किस तरह से और आगे अच्छा बना के मतलब उसको एक अर्निंग का एक सोर्स बना सकते हो। आप कमाई कर सकते हो। कुछ न कुछ बात ज़रूर है आप में, आप उसे ढूँढिए, सोचिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, ज़रूर मिलेगा। वो पॉइंट आपके अंदर ज़रूर मिलेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आप भी कमा सकते हो, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो, आप भी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल द नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप भी अपने लाइफ की स्टोरी जो है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग जब इसे रीड करेंगे तो उन्हें भी लाइफ में मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो को पुश मिले, आपके जैसे लोगों को ये वीडियो मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल द नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और ये सारे एम्पैथ जो है, जो इस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। अगर हाँ, आप अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जब इसे रीड करें तो उन्हें लाइफ में मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक हाइप भी ज़रूर करते जाइएगा, ताकि ये इस वीडियो को पुश मिले, आगे की ओर बढ़े। और हाँ, अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।